एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीके मैम जीएस सेंटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग इस समय पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं। तो आज का जो सेशन है दूसरा हम लोग का जो चैप्टर है जैव मंडल एवं बायोम, जिसको इंग्लिश में बायोस्फीयर एंड बायोम कहते हैं। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि ये बायोम क्या है और ये जैव मंडल क्या है। जैव मंडल से तात्पर्य ये है कि पृथ्वी के समस्त जीवित जीव तथा उनके आसपास का पर्यावरण, जिससे उन जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है, मिलकर जैव मंडल की रचना करते हैं। जैव मंडल के अंतर्गत समस्त जीव, जैविक संगठक तथा भौतिक पर्यावरण यानी अजैविक संगठक को सम्मिलित किया जाता है। जैव मंडल कहा जाने वाला भाग स्थल, जल तथा वायुमंडल का मिलन स्थल होता है, जिसके भीतर अनेक छोटे छोटे बड़े परितंत्र होते हैं। यह पृथ्वी का वह भाग है जहाँ जीवन पाया जाता है। जैव मंडल के प्रमुख 3 उप विभाजन हैं। पहला है वायुमंडल, दूसरा है स्थल मंडल और तीसरा है जल मंडल। जैव मंडल में जीवन के लिए आवश्यक सूर्य ऊर्जा जो है सूर्य से प्राप्त होती है। सजीव जीवधारियों के लिए आवश्यक पोषक कहीं बाहर से नहीं बल्कि वायु, जल और मृदा से ही निर्मित होते हैं और इन्हीं का बार बार पुनर्चक्रण होता है, जिससे जीवन चलता है। जैव मंडल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले समुद्री जीव जो होते हैं ये समुद्र की सतह से 200 मीटर यानी कि 656 फुट नीचे से लेकर समुद्र तल से लेकर 6000 मीटर के ऊपर तक पाए जा सकते हैं। इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि यह जो जैव मंडल है यह जल मंडल, स्थल मंडल यानी कि पृथ्वी और वायुमंडल यानी कि हवा वाला भाग, ये सारे कुछ मिलके जैव मंडल का निर्माण करते हैं और इसी में पूरे पृथ्वी का जो जीवन चक्र है इसी में चलता रहता है। तो इस तरह से इसके जो 3 भाग हैं, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। इस चित्र के द्वारा हम लोग पारिस्थितिकीय संगठन का स्तर देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। इसमें सबसे जो छोटा जो होता है अणु होता है, यह परमाणुओं का समूह एवं रासायनिक यौगिकों की सबसे छोटी इकाई होती है, वह अणु कहलाता है। ये इसमें पानी और डीएनए शामिल होते हैं। उसके बाद यह जो कोशिका होता है यह जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है और ये जो बनाता है तंत्रिका कोश बनाता है। उसके बाद से कोशिका का समूह होता है, यानी अणु से कोशिका का निर्माण होता है और कोशिका से कई कोशिकाओं का समूह बनता है, यानी ऊतक अंगों तथा अंगों की जो प्रणाली होती है यह उसका निर्माण करता है। उसमें तंत्रिका ऊतक, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं और यह सब जीव में सम्मिलित होते हैं, जैसे इनसे मिलके जीव का निर्माण होता है। तो ये एकाकी सजीव यानी ये सजीव का निर्माण होता है इन सब से। और इसमें एक सजीव चित्र जो दिया गया है भैंस का, तो मतलब इन अणु, कोशिका और कोशिकाओं के समूह से मिलकर इतने जो सारे पानी है, डीएनए है, कोशिका तंत्रिका कोश है, कोशिका है, तंत्रिका ऊतक, मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, मतलब ये सारे किसी न किसी जीव के लिए सारे चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस तरह से यह जीव का निर्माण होता है। इसके बाद से यह एक जीव जो है वो समूह में हो जाते हैं, एक ही तरह के जीवों का समान क्षेत्र में रहना। और जैसे यहाँ भैंसों का समूह दिखाया गया है और यह जो उसके बाद समुदाय बनता है, यानी कि निश्चित क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या का समूह, यानी कि एक निश्चित क्षेत्र में जो रहते हैं उनमें जनसंख्याओं का जो समूह होता है। अब इसमें जो जनसंख्या का समूह है वो हो जाता है, जैसे सांप भी रहते हैं, बाज भी रहता है, भैंस भी, कुत्ता भी और घास भी होता है। अब ये सारे कुछ मिलके पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। इसमें समुदाय और उसके आसपास के निर्जीव घटक भी पाए जाते हैं, जैसे बाज है, सांप है, कुत्ता है, घास है, हवा है, चट्टान है और मैदान है। और उसके बाद से ये सारे कुछ मिलके जैव मंडल का निर्माण करते हैं। तो सभी पारिस्थितिकी तंत्रों का जो समूह होता है उससे जैव मंडल का निर्माण होता है और यह जैव मंडल
में सारी पृथ्वी के जो भी चीज़ें दिखती हैं वो सब कुछ समाहित हैं। तो इसलिए यह जैवमंडल और बायोम इस चित्र से इसके जो स्तर है इसको हम लोग समझ सकते हैं कि यह किस तरह से एक दूसरे से संबंधित है और किस तरह से एक दूसरे से ये लगे हुए हैं। ये सब मिल के एक जैविक समुदाय यानी बायोटिक कम्युनिटी का निर्माण करते हैं। जब एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की जनसंख्या रहती है तथा एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती है, जैविक समुदाय कहलाता है। वस्तुतः यह विभिन्न जातियों के विविध प्रकार की जनसंख्या का साहचर्य होता है। एक समुदाय में विभिन्न प्रजातियों के कई जीव रहते हैं जिनकी अलग अलग जातीय संरचना होती है। जातीय संरचना की गतिक सत्ता होने के कारण यह लघु तथा दीर्घ समयावधि में बदल जाती है और ये एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती है। और उसके बाद है समुदाय अभिलक्षण यानी कि कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक। जो जातीय संरचना है वह किसी मनुष्य में वर्ष भर उपस्थित पौधों की कुल संख्या की गणना जातीय संरचना कहलाती है। किसी भी समुदाय की जातीय संरचना दूसरे समुदाय से भिन्न होती है, यहाँ तक कि एक ही समुदाय की पादप जातियों में ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। देखते हैं हम लोग प्रभाविता डोमिनेंस यानी जैविक समुदाय में विभिन्न जातियाँ जो होती हैं उनकी संख्या सम्मिलित होती है। प्रत्येक प्रजाति अन्य प्रजातियों की संख्या तथा जैव भार उत्पादन को प्रभावित करती है तथा प्राणी वितरण का निर्धारण भी करती है। उदाहरण के तौर पर स्थलीय समुदायों में सामान्यतः लंबे वृक्ष प्रभावी होते हैं क्योंकि पशुचारण छोटे शाकीय समुदाय को प्रभावित करता है। समुदाय का नामकरण महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारकों के आधार पर भी किया जाता है। जैसे मरुस्थलीय समुदाय, उसको शुष्क जलवायु परिवेश में यह पाया जाता है और समुद्री समुदाय जो होता है यह लवणीय परिवेश में पाया जाता है। अब जातीय विविधता क्या है? जातीय विविधता यानी कि स्पेशल डाइवर्सिटी। किसी भी समुदाय की विविधता का निर्धारण उसकी जातीय विभिन्नता के आधार पर किया जाता है। कुछ समुदाय जैसे कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन तथा प्रवाल भित्ति समुदाय अत्यधिक विविधता वाले होते हैं, जिनके प्रत्येक पोषण स्तर पर कई प्रकार की जातियां जीवन यापन करती हैं। अन्य समुदायों जैसे कि मरुस्थल या ज्वारनदमुख में अपेक्षाकृत कुछ ही जातियां जो हैं वो रह सकती हैं। किसी समुदाय में उपस्थित जातियों की कुल जो संख्या होती है जातियों के आनुपातिक प्रचुरता तथा उसकी प्रमुखता पारिस्थितिकी विविधता को दर्शाती है। किसी भी समुदाय में जातियों की संख्या जातीय समृद्धता को दर्शाती है। जातियों के बीच एकक यानी वैयक्तिक वितरण जाति समता या जाति साम्यता कहलाता है। सभी जातियों की एकल जाति समृद्धि तथा जातीय साम्यता के गुणन को जातीय विविधता कहते हैं। यानी कि एक जगह पे कोई ऐसा एक जगह है जहाँ कई तरह की जातियाँ उस समुदाय में पाई जाती हैं, कई तरह की जो जीव होते हैं वो पाए जाते हैं, तो उन्हें जाति विविधता की श्रेणी में रखा जाता है। की स्टोन प्रजाति जो होता है, की स्टोन स्पीसीज वे जातियां हैं जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बावजूद सामूहिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है। कि स्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। यानी कि वे जातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बावजूद सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं, यानी कि अपना प्रभाव डालती हैं, की स्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। ये जातियां अन्य जातियों की आनुपातिक प्रचुरता को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। केवल कुछ ही जातियां की स्टोन प्रजाति की तरह कार्य करती हैं तथा अन्य जातियां क्रांतिक कड़ी जातियां ये होती हैं, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज के रूप में कार्य करती हैं। हालांकि कुछ क्रांतिक कड़ी जातियां अन्य जातियों के लिए भोजन व्यवस्था, परागण, बीजों तथा फलों के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में क्रांतिक कड़ी जातियां बहुतायत में पाई जाती हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र के लिए अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियां
अदर इम्पोर्टेंट स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम। इसमें जो इकोसिस्टम के लिए जो महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं? यह है फाउंडेशन प्रजाति यानी कि फाउंडेशन स्पीसीज, अम्ब्रेला प्रजाति यानी अम्ब्रेला स्पीसीज, और संकेतक प्रजाति यानी कि इंडिकेटर स्पीसीज। तो यह फाउंडेशन प्रजाति क्या है, इसको देखते हैं। फाउंडेशन प्रजाति जो है अन्य प्रजातियों के निर्माण व संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाती है। कोरल एक फाउंडेशन प्रजाति का उदाहरण है। कोरल रीफ का निर्माण करते हैं जिस पर अन्य प्रजातियां निवास करती हैं। और उसके बाद से आता है अम्ब्रेला प्रजाति। तो अम्ब्रेला प्रजाति के निर्धारण का कोई अंतर्राष्ट्रीय मानक नहीं है, लेकिन सामान्य परिभाषा में ये प्रजाति विस्तृत परास विंड रेंज वाले होते हैं जिस पर अन्य प्रजातियां निर्भर करती हैं। यह बहुत हद तक की स्टोन प्रजाति की तरह ही होती हैं। इसका संरक्षण उसी निवास में रहने वाली अन्य प्रजातियों के लिए भी संरक्षण कार्य करता है। सामान्यतः अम्ब्रेला प्रजाति सापेक्षिक रूप से उच्च कशेरुकी हायर वर्टिब्रेट्स एवं विशाल काय होते हैं, जैसे कि नॉर्दर्न स्पॉटेड आउल, ये टाइगर, ग्रिजली बियर। उसके बाद है संकेतक प्रजाति। संकेतक प्रजाति यानी कि इंडिकेटर स्पीसीज, जो संकेतक प्रजाति से अभिप्राय किसी एक पौधा या जंतु की प्रजाति से है जो पर्यावरण परिवर्तन के लिए बहुत संवेदनशील होता है। इसका अर्थ यह है कि यह प्रजाति पारिस्थितिकीय तंत्र की हानि से तुरंत प्रभावित होती है, जिसे यह चेतावनी के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। बाहरी प्रभावों जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन की हानि संकेतक प्रजाति पर पहले दिखाई देती है। जैसे जल में प्रदूषण का स्तर ज्ञात करने के लिए मछली को एक संकेतक प्रजाति के रूप में जाना जाता है। संक्रमिका तथा कोर प्रभाव, इक्टोनिक एंड इरेज इफेक्ट। संक्रमिका दो या उससे अधिक विविध समुदायों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को संक्रमिका कहते हैं, जैसे घास स्थल तथा वन क्षेत्र। इकोटोन क्षेत्र में दोनों क्षेत्रों की विशेषताएं पाई जाती हैं। अब संक्रमिका की विशेषताएं क्या है? यह दो या अधिक पारिस्थितिकी तंत्र का संक्रमण क्षेत्र होता है। इसके लिए यह तनाव का क्षेत्र होता है। एक पूर्ण विकसित इकोटोन में कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो आसन्न समुदाय से पूरी तरह अलग होते हैं। संक्रमिका बहुत छोटे क्षेत्र, चारागाह और जंगल के बीच से होकर, मतलब जंगल से लेकर बहुत विशाल क्षेत्र यानी जंगल और रेगिस्तान के बीच तक फैला हो सकता है। इस फिगर में हम लोग संक्रमिका को अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्थलीय परितंत्र है और यहाँ संक्रमण परितंत्र है, यानी कि, और यहाँ पे जलीय परितंत्र है, यानी कि यहाँ जलीय परितंत्र और स्थलीय परितंत्र के बीच का जो भाग होते हैं ये संक्रमण परितंत्र कहलाते हैं। तो इस तरह से यह जो संक्रमिका है यह परितंत्र एक है स्थलीय परितंत्र, और जलीय परितंत्र है वो है परितंत्र दो है। और जो संक्रमिका है वो दलदली भूमि होता है, यानी कि दोनों तरफ जल है, स्थल है एक तरफ जल है, और वहाँ की जो भूमि है, वहाँ की जो भूमि होती है वो दलदली हो जाती है। तो इस तरह से जो संक्रमिका को समझा जा सकता है। इसके बाद है कोर प्रभाव यानी कि कोर इफेक्ट। कोर प्रभाव या एडेज इफेक्ट यह क्या है? कोर प्रभाव एक पारिस्थितिकीय अवधारणा है जहाँ जो परितंत्र आपस में मिलते हैं वहाँ विशाल विविधता पाई जाती है। यह कोर प्रभाव में जहाँ दो क्षेत्र परस्पर व्याप्त यानी ओवरलैप होते हैं वहाँ दोनों क्षेत्रों की प्रजातियां पाई जाती हैं। कोर प्रभाव के कुछ उदाहरण हैं: नदी तट के किनारे घास का मैदान, नदी जहाँ पर्वत व घाटी मिलता है, जंगलों के अंतिम बिंदु, और जहाँ एस्चुअरी समुद्र से मिलती है। कोर प्रभाव क्षेत्र बहुत अधिक विविधता रखते हैं। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं: दोनों क्षेत्रों के संसाधनों का एक ही स्थान पर पाया जाना। दूसरा है वायु, तापमान, आर्द्रता, मृदा की नमी, प्रकाश की तीव्रता आदि कोर क्षेत्र पर परिवर्तित स्थिति है।
तीसरा है कोर क्षेत्र की विविधता सूक्ष्म जलवायु का निर्माण करती है जो कि विशिष्ट प्रजातियों को समर्थन दे सकते हैं। और चौथा है कोर क्षेत्र पर प्रकाश की अधिक उपलब्धता पादपों की तीव्र वृद्धि यानी अत्यधिक विविधता में सहायक होती है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। और पांचवा है पादपों की विविधता में वृद्धि कीटों यानी शाकाहारी कीट में वृद्धि करती है, जिससे पक्षी व अन्य जंतुओं में भी वृद्धि होती है। प्रकृति में कोर प्रभाव क्षेत्र का परिणाम विविधता तथा उत्पादकता में वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है। मैंग्रोव पारिस्थितिकी भूमि व समुद्र का मिलन स्थल, कोरल पारिस्थितिकी और अन्य उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्र नदियों के किनारे या सागर में नदियों के मिलन स्थल पर जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध होते हैं। प्राचीन या पारंपरिक मानव बस्तियां आमतौर पारिस्थितिकीय प्रणालियों के बीच तथा उच्च उत्पादक संक्रमण क्षेत्रों में स्थित रही हैं। अब हम लोग कोर प्रभाव जो है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस फिगर के माध्यम से। यहाँ पे जो यह फिगर बना हुआ है, यहाँ पे 3 प्रजातियाँ हैं जो रेड कलर, ब्लू कलर और ब्लैक कलर 3 कलर से यहाँ 3 प्रजातियों को दिखाया गया है। और फिर यहाँ भी 3 प्रजातियाँ हैं, यहाँ पे वर्ग में दिखाया गया है, यहाँ पे सर्कल में दिखाया गया है। तो यहाँ भी 3 प्रजातियाँ हैं, रेड कलर, ब्लू कलर और ब्लैक कलर। और यहाँ पे 9 प्रजातियों को दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो ये 9 प्रजातियाँ दिखाई गई हैं इसमें वर्गाकार हैं, गोलाकार हैं और त्रिभुजाकार हैं। तो यह जो पारितंत्र है इसमें प्रथम पारितंत्र में 3 प्रजातियां हैं, द्वितीय पारितंत्र में 3 प्रजातियां हैं और संक्रमिका में 9 प्रजातियां, यानी कि प्रथम प्रजाति यह 3 है और द्वितीय प्रजाति यह 3 है और इसके बीच में जो संक्रमिका प्रजाति है यह 9 है। और ऐसे ही इस फिगर में ये यहाँ पे जो इधर जो दिखाया गया है इसमें जो 3 प्रजातियां हैं और इधर भी 3 प्रजातियां हैं, लेकिन बीच में ये मिक्स हो जा रहे हैं यानी संक्रमित हो जा रहे हैं, तो यही संक्रमिका है और इसी को कोर प्रभाव के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में कोर प्रभाव और अन्य टॉपिकों को जाना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।